हेलो दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, आपका पहली बात तो आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम भाई बात करने वाले हैं, आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग नया लेक्चर शुरू करेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है, बात समझ में आई? कौन सा शुरू करेंगे भाई? उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में शुरू करना है। यानी कि आपका जो चैप्टर 9 है, वो आपने उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में भी थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा। यदि आप जानते होंगे उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं तो उनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है भाई, कि ये नया चैप्टर है, नया शुरुआत है। ठीक है, बात समझ में? तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे क्या पढ़ना है। आज थोड़ी सी जनरल चीज़ होंगी, लेकिन आज बहुत बेसिक होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो सही से होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो देखो, कभी भी किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर हो तो उससे जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पूरे जो सिलेबस का होता है ना, वो कंटेंट मिलता है वहाँ पे। ठीक है, बात समझ में? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें समझ लेते हैं, फिर पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी हमें। ठीक है, वो कंटेंट समझ जाओ। ठीक है, बात समझ में आई? मैं थोड़े से शार्ट में लेके चलता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक आपने पढ़ा होगा तो एक बात आप जानते हो क्या होता है। उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, एक धातु होता है। क्या होता है भाई? कोई मेटल मान के चलो एम है मेरे पास। ठीक है, कोई लिगेंड ई है। ठीक है, मेरे पास कोई लिगेंड है ई। अब क्या करता है ये लिगेंड, अपना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहते हैं उसे, लोन पेयर। क्या कहते हैं भाई? लोन पेयर कहते हैं। आपने नाम सुना सुना होगा लोन पेयर के बारे में। ठीक है, लोन पेयर किसको देता है? मेटल्स को देता है, परमाणु धातु को देता है। वो धातु लेता है और इसके बीच में जो बंध बनता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजी बंध, ऐसे दिखाते हैं उसको। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी बंध। और जो भी यौगिक उपसहसंयोजी बंध बनाता है उस यौगिक को हम कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। बातें समझ जाना। क्या करना है भाई? अब लिगेंड क्या होता है भाई? सबसे जरूरी बात है, लिगेंड क्या होता है? इसे हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं इसे? लिगेंड कहते हैं। इसे लिगेंड कहते हैं, इसे कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बातें समझ में? ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिगेंड कहते हैं और ये कहते हैं धातु। अब बातें समझ में, लिगेंड क्या होता है भाई? लिगेंड क्या होता है, अब बात समझना है। देखो, अब लिगेंड क्या होता है? लिगेंड क्या होता है? वह यौगिक या वह परमाणु या वह समूह या वह परमाणु भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है, कोई यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, यह परमाणु या वह समूह या फिर वह आयन, क्या कहेंगे? वह आयन क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर होता है, डोनेट लोन पेयर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला होना भी चाहिए और देने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, होने से मतलब नहीं, होना तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ देने वाला नेचर भी होना चाहिए। पता चला उसके पास है और दे नहीं रहा तो यानी कि वो लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। बात समझ में? यानी कि ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये लोन पेयर को अपना डोनेट करेगा, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेगा। बात समझ में आई ना? उसी को कहते हैं लिगेंड। बातें समझ में? उसी को कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड कई तरीके से हो सकता है भाई, मोनोडेंटेड लिगेंड हो सकता है, बाईडेंटेड हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है, ये टेट्रा हो सकता है। वो लिगेंड के ऊपर में डिपेंड करेगा, वो लिगेंड में मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से लिगेंड है। ठीक है, मोनोडेंटेड क्या होता है, डाइडेंटेड। अब देखो, किसी ये तो चीजें हो गई कि ऐसे होता है, बस उपसहसंयोजी यौगिक की थोड़ी सी अलग बात होती है। क्या होती है? थोड़ी सी लिखने का तरीका भी अलग चीजें होती है। क्या होती है भाई? लिखने का तरीका भी इनका अपना अलग अलग होता है। क्या अलग होता है भाई? देखना जरा, क्या होता है? किसी भी धातु को, किसी भी, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी उपसहजी यौगिक को हम क्या करते हैं, एक बड़ा वाला कोष्टक बनाते हैं, एक बड़ा वाला कोष्टक बनाते हैं, उसी के अंदर लिखा जाता है। क्या होता है? किसी भी उपसहजी यौगिक को आपको क्या करता है, बड़े वाले कोष्टक में लिखा जाता है। ये इसकी पहचान है। पहली बात, ये पहचान लिखने का तरीका है। क्या है? लिखने का तरीका। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई लिखने का तरीका? तो ये या कापी पेन पे तो दिख गया तो हम बता देंगे भाई यही उपसहजी यौगिक है, ये उपसहजी यौगिक नहीं है। लिख दिया तो बता देंगे हम। लेकिन आपको सोल्यूशन दे दिया, आपको कुछ दे दिया तो क्या करेगा भाई? आपको दे दिया तो कैसे पहचान करोगे वो उपसहजी यौगिक है कि नहीं है? तो क्या करना है भाई, उस जो भी आपको मिश्रण दिया है, जो भी कंटेंट आपको दिया हो, सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल को क्या करते हैं हम, एक सोल्यूशन बनाते हैं। उनका सोल्यूशन बनाएंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे। यदि वो सोल्यूशन में आते ही अपना नेचर चेंज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अपना नेचर चेंज नहीं करते हैं, तो यानी कि वो क्या होंगे भाई? आपके उपसहसंयोजी यौगिक होंगे। यदि वो नेचर चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं भाई? वो नेचर चेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? द्विक लवण कहलाएंगे। क्या कहेंगे? द्विक द्विक लवण कहलाएंगे। ठीक है,
बात समझ में। कक्षा 10 में आपने लवण का प्रकार पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? लवण का प्रकार पढ़ा हुआ था। ये लवण कई तरीके से होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, लवण, सामान्य लवण, द्विक लवण और संकर लवण। इसी को संकर लवण कहते हैं, ठीक है। उपसर्जी यौगिक को संकर यौगिक भी कहा जाता है, उसी को संकर लवण के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात समझ में? क्या कहते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे, संकर यौगिक कहेंगे, या फिर उपसर्जी यौगिक कहेंगे। बात एक ही है, बात एक ही है, समझ जाना। सबका नाम एक ही है, ठीक है। यही बात बोली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यदि वो नेचर चेंज नहीं करते हैं, क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? आपके कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। यदि वो नेचर चेंज करते हैं, यदि वो घुलने के बाद अपना नेचर चेंज करते हैं, नेचर चेंज करने का मतलब ये है कि वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्या करते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? द्विक लवण का मतलब जानते हो ना? द्विक लवण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक लवण एक दूसरे से मिल जाते हैं, दो लवण आपस में साथ में मिले रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्विक लवण। जैसे मैं कहूं K2SO4, K2SO4 Al2 का SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। फिटकरी का आप सूत्र जानते हो, ये फिटकरी का सूत्र है। आप क्या करोगे? फिटकरी को क्या करोगे? इसका विलेन बनाओगे, फिटकरी का एक विलेन बनाओगे। फिटकरी को जैसे ही जल में डालते हो, क्या करता है भाई? ये फिटकरी होता है, टूट जाता है। किस में टूटता है? K+ में टूटेगा, K+ में। SO4 माइनस माइनस टूटेगा, और क्या टूटेगा? Al+3 टूटेगा, और क्या टूटेगा? 24 या 24। बैलेंस करते रहना अपना, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस रिएक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखेगा? H2O में टूट जाएगा, जल अलग टूट जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ भाई? ये अलग आयन बना लिया, ये अलग आयन बना लिया, ये अलग आयन बना लिया, ये अलग आयन बना लिया। इसका मतलब ये अपने आयनों में टूट गया। क्या है वो? अपने आयनों में टूट गया। अपने आयन में टूटेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा भाई? नेचर चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे, यानी कि ये द्विक लवण है। क्या है भाई? द्विक लवण, इनकी पहचान होती है। यदि ये कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, क्या होंगे भाई? कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, तो ये पानी में डालने के बाद टूटेंगे नहीं। इसका मतलब समझना भाई, इसका मतलब समझना। इसका मतलब जैसे आपने विलेन पढ़ा होगा, विलेन पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा भाई, जो आपका अर्धपारगम झिल्ली है, जो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, उसे हम फेरोसाइनाइड कहते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम से बोलते हैं, ठीक है। उसी का बनाया जाता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कृत्रिम झिल्ली बनाई जाती है। ये आपको वहां पे बताया गया होगा, उसका सूत्र भी बताया गया होगा कि K4FeCN6 ये बताया गया था FeCN6 बताया गया था कि नहीं भाई? बताया गया था ना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या बताया गया था भाई? पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको बताया गया था, ठीक है। बात समझ में आई? पोटेशियम फेरोसाइनाइड बताया गया था। अब इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसको जल में डालोगे, जैसे इसको अंदर डालोगे जल में, या किसी भी इसका विलेन बनाओगे जिसमें ये घुल जाता है। क्या होता है? विलेन का मतलब जिसमें ये घुल जाता है। घुलने के बाद जैसे ही बनाओगे, ये क्या काम करेगा भाई? K+4 बना, क्या +4 K बनाएगा, और FeCN6 माइनस बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? कितना माइनस बनाएगा? 4 माइनस बनाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना? बातें समझ में आई ना? इस तरीके से भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयन जो ये वाला बरकरार था, बड़ा वाला कोष्ठक था, वो टूटा नहीं है, वो टूटा नहीं है। यानी कि ये अपने आयन में टूटा नहीं है। इसके बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं इसे, यानी कि उपसहसंयोजी परिसर बोलते हैं। बात समझ में आई? या उपसहसंयोजी आयनिक स्फीयर भी बोलते हैं। इसी को आयनिक स्फीयर भी बोलते हैं, यानी आयन परिसर भी बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं आयन परिसर कहते हैं। बातें समझ में आई? आयन परिसर यानी कि जो आयनिक स्फीयर है इसका, वो बरकरार रहता है, यानी बड़ा वाला कोष्ठक है वो बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं, बकिया सब टूट जाएंगे। वो अगल बगल वाले टूटे, कोई फर्क नहीं। जो बड़ा वाला कोष्ठक है ना, बस एक बार पहचान लेना कि जो बड़ा वाला कोष्ठक है इसका, वो टूटना नहीं चाहिए। यानी कि ये बड़ा वाला कोष्ठक, इसको टूटना नहीं चाहिए। ये वो जैसा है वैसा रहेगा, बस आयन अपने ऊपर ग्रहण कर सकता है। बातें समझ में? अपने ऊपर आयन ग्रहण कर सकता है। यदि वो आयनिक नहीं होगा तो वो कभी भी कोई आयन नहीं ग्रहण करेगा। क्या करेगा? वो कोई आयन, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पानी में डालने के बाद, वो आयनिक होगा ही नहीं। बातें समझ में आई? तो इनका ये नेचर होता है, उपसर्जी यौगिकों का नेचर होता है कि भाई जो जल में घुलने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं, इससे द्विक लवण कहते हैं। जो अपने आयनों में टूटते नहीं है, और उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। बातें समझ में आई?
चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबको लिख लेते हैं क्या पढ़ना है। ये चीजें तो समझ में आई, ठीक है। अब ये पढ़ना है, इस चैप्टर का ये पढ़ना है, सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के अंदर हमें ये पढ़ना है। आपने समाव्ययता पढ़ी होगी, समाव्ययता आइसोमेरिज्म पढ़ी होगा, तो आपने आइसोमेरिज्म को दो तरीके से बांटा, संरचना के आधार पर बांटा होगा। फिर आपने एक 3D वाले को बांटा होगा, ठीक है, त्रिविम संरचना, त्रिविम समाव्ययता, त्रिविम समाव्ययता में ही इसको हमें पढ़ना है। क्या करना है भाई, इसी को पढ़ना है, इसमें संरचना भी पढ़नी है। आपने समाव्ययता पढ़ी हो तो समाव्ययता भी इसके अंदर आएगी। बातें समझ में आई। इनके अंदर संकरण भी आएंगे, ठीक है, इनके अंदर संकरण भी आएंगे, उसको भी पढ़ना है। इनके स्ट्रक्चर भी आएंगे, उनको भी पढ़ना है। इनका नामकरण भी पढ़ना है, सबसे जरूरी इनका नामकरण है। 1 नंबर 2 नंबर में इनके नामकरण को जरूर पूछा जाता है, ठीक है। हर साल 1 नंबर 2 नंबर में देके इसका नामकरण जरूर पूछा जाएगा। बात समझ में, या सूत्र दे देगा तो आपको नामकरण पूछेगा, और नाम दे देगा तो आपसे सूत्र पूछेगा, सूत्र क्या होगा। तो हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे, यानी कि सूत्र दे के नाम लिखेंगे और नाम लिख के सूत्र बनाएंगे। बात समझ, नाम देख कर सूत्र बनाएंगे, सूत्र को देख के नाम लिखेंगे, दोनों काम करेंगे, वाइस वर्सा काम करते रहेंगे, ठीक है। बातें समझ में। तो पहचान ये करना है, और लिगेंड के बारे में देखना है कि कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ी सी बहुत इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, क्या करनी है, थोड़ी बहुत इसकी रिएक्शंस पढ़नी है, बस वही काम हो जाएगा, चैप्टर का खात्मा हो जाएगा भाई, ठीक है। बातें समझ में आई। कहाँ तक पढ़ना है भाई, लिगेंड पढ़ना है। इसका मतलब इनके अंदर पढ़ना है कि इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, पूरे स्फीयर को क्या कहेंगे, ये स्फीयर दिख रहा है ना, इस पे स्फीयर को क्या कहेंगे, वो सारी चीजें हमें पढ़ने हैं बारी बारी से। सबको छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सबसे। क्या होता है भाई, धातु केंद्रीय परमाणु क्या होता है, उपसर्ग यौगिक में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय धातु क्या होता है ये पूछ लेगा, आयनिक स्फीयर क्या होता है ये पूछ लेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक बन जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले, देखने वाले हैं। बातें समझ में आई। तो ये चीजें भाई लगातार बनी रहेंगी, क्या रहेंगी, लगातार बनी रहेंगी, चलती रहेंगी। तो ये समझ में आया ना, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया ना। उपसर्ग यौगिकों में पढ़ना क्या भाई, आपको पढ़ना यही है कि पहले तो इनकी छोटे छोटे शब्दावली पढ़ना है, यानी कि इनकी उपसर्ग यौगिक बोलते क्या है, उनके अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, उनके अंदर कौन कौन से कंटेंट है, उनका नाम क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। बातें समझ में। और हाँ, इसके साथ इनका नामकरण पढ़ेंगे, इनका सूत्र से नाम बनाएंगे, सूत्र से नाम लिखना सीखेंगे, और नाम से सूत्र लिखना सीखेंगे। बातें दोनों काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे, सीधा भी चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। और लिगेंड के बारे में पढ़ना भाई, इससे लिगेंड कहेंगे, क्या करेंगे, ये लोन पेयर अपने धातु को देता है, इसे कहते हैं लिगेंड, और जो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है उसे कहते हैं केंद्रीय धातु। क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। द्विक लवण समझ में आया ना भाई, द्विक लवण और उपसर्जनी संकर लवण में यही अंतर होता है कि वो पानी में डालने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। और वो क्या कहते हैं, अपने आयनों में टूटते नहीं, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्जनी यौगिक या संकर यौगिक कहते हैं। बातें समझ में आई। तो भाई ये सारी चीजें थी। अब इन्हीं चीज को मैं थोड़ा से डिटेल में बताना शुरू कर। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई ना भाई। चलो भाई, अब डिटेल में इस चीज को शुरू करते हैं, समझते हैं क्या चीज है, क्या है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें समझते हैं इस बात को। ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। अब क्या करना है भाई, पहले हमें पढ़ना है योगात्मक यौगिकों का दो भागों में बांट। देखो, योगात्मक अभिक्रिया समझते हो, जब अभिक्रिया क्या होती है भाई, जब योगात्मक अभिक्रिया समझते हो ना, योगात्मक का मतलब जोड़ना, ये इसमें भी तो वही काम कर रहा है। जब आयन होंगे तो दो आयनों को जोड़ोगे, तो यानी कि ये योगात्मक यौगिक बनाने वाले, यानी कि जितने भी योगात्मक यौगिक हैं तो वो दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। बातें समझ में क्या होती है, योगात्मक यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब देखना भाई, देखना अब क्या होता है, क्या होता है भाई, योगात्मक लिख लेना, योगात्मक यौगिक के आधार पर लवण लवण दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं भाई, दो प्रकार से। इसका मतलब समझना, इसका मतलब योगात्मक का मतलब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में जोड़ना,
ठीक है, बातें समझ में, दो या दो से अधिक लवणों को एक स्थिर अनुपात में या किसी निश्चित अनुपात में उनको जोड़ना, ठीक है, वो जिस निश्चित अनुपात में जुड़ जाएगा उसी को बोलेंगे, ठीक है। जुड़ गया, उनके आधार पर ये दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके? सबसे लवण तो मैंने बहुत सारे तरीके से बताया था, लेकिन सबको तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना क्या, योगात्मक यौगिक के आधार पर, ठीक है। तो पहला जो होता है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, द्विक लवण। क्या कहते हैं भाई? द्विक द्विक लवण, ठीक है। जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डुबल साल्ट। क्या कहते हैं? डुबल साल्ट, ठीक है। डुबल साल्ट ये क्या होता है भाई, इसको समझना। द्विक लवण क्या होता है भाई? वह लवण, वह लवण जो विलयन में अपने अलग 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 आयनों में टूटकर टूटकर अपना अस्तित्व अस्तित्व स्टेबिलिटी, यानी कि भाई अपना क्या करते हैं, वो अस्तित्व खो देते हैं। क्या करते हैं? अपना अस्तित्व या पहचान खो देते हैं। बात समझ में आई? अपना अस्तित्व अस्तित्व खो देते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? द्विक लवण कहते हैं। लवण कहलाते हैं, ठीक है, द्विक लवण का कहलाते हैं। जैसे भाई, जैसे क्या होगा, जैसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 2S2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इनको जल में घोल दो। देखो भाई, जल में घोलते क्या बनेगा? SO4 Al2 का SO4 का होल थ्राइज इंटू 224S2। इनको विलयन बनाते भाई, विलयन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये विलयन बनाने पे क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं। क्या करते हैं भाई? जल में घोल देते हैं। जैसे जल में घोलते क्या बनेगा? K प्लस बनेगा, और क्या बनेगा? Al+3 बनेगा, दो बनेंगे, और क्या है भाई आपका प्लस में SO4, कितने? दो, कितने? दो माइनस, प्लस में 24H2 बनेगा ना। देखो सभी अपने आयन में टूट गए कि नहीं, सभी अलग अलग आयनों में टूट गए कि नहीं। और यदि आयन में टूट जाएंगे तो इसका पहचान अलग होती है, इसकी पहचान अलग होती है, इसकी पहचान अलग, उसकी पहचान अलग, ठीक है। बातें समझ में? इस तरीके से भाई कहेंगे कि यार इनकी पहचान ही टूट जाती। क्या होता है? यह पहचान खो देते। जो फिटकरी था, अब फिटकरी ना रह के वो अलग अलग आयन में टूट गया। इनका नेचर अलग होगा, इनका नेचर अलग होगा। बातें समझ में? इनका नेचर अलग, उनका नेचर अलग होगा। इसका मतलब अपना अस्तित्व वो लोग खो चुके हैं। क्या किया भाई? खो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्विक लवण कहते हैं। बात समझ में आई? चलो भाई, अब क्या करते हैं भाई, हम पढ़ते हैं संकर यौगिक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? उपसहसयोजी यौगिक या संकर यौगिक एक ही बात ना, एक ही नाम है, तो मैं संकर यौगिक कहूंगा, ठीक है। बात समझ में आई ना? मैं संकर यौगिक, मेरे मुंह से निकलने वाले हैं बहुत ज्यादा शब्द, ठीक है। बात समझ में आई? या कॉम्प्लेक्स कह लो तो कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, कह लो तो कॉम्प्लेक्स है, इंग्लिश में कह लो तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बात समझ में आई ना? बस यही काम करना है, उसमें भी क्या करना भाई, वही काम उसमें भी करना है। तो लिख लेना, हेडिंग डालना, दूसरा डालना, दूसरा जो है आपका संकर यौगिक। संकर यौगिक अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आई? क्या लिखोगे भाई? वह लवण, वह लवण जो विलयन में, विलयन में अपने आयनों में
नहीं टूटते हैं तथा विलयन में अपनी पहचान बनाए बनाए रखते हैं। क्या करते हैं भाई? अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी कि वो विलयन में जाएंगे और अपनी पहचान को बनाए रखेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? हम क्या बोलेंगे? संकर लवण कहेंगे या संकर यौगिक कहेंगे। बात समझ में आई? क्या कहेंगे? संकर यौगिक कहेंगे या लवण कहेंगे। बात ही समझ में आई? ये सभी सभी लवण के ही प्रकार, इसलिए मैं लवण लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लो भाई। जैसे जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या बोलेंगे भाई? पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe क्या करेंगे? इसको जल में डाल देते हैं। क्या करते हैं? इसको जल में डाल देते हैं। ठीक है, FeCN6 क्या हो जाएगा भाई? इसको जल में डालते हैं, यानी इसका विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? विलयन बनाते हैं। क्या बनेगा ये? 4+ और FeCN6 4- कितने माइनस भाई? 4- बना लेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यानी कि ये अपने आयन में नहीं टूटा। क्या भाई? अपने आयन में नहीं टूटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है भाई? आपका संकर लवण है। क्या भाई? संकर लवण है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हमें चलना है, द्विक लवण को तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है सिर्फ संकर लवण को। क्या पढ़ना है भाई? संकर लवण को ही पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई ना? हमको सिर्फ और सिर्फ संकर लवण को ही पढ़ना है और किसी को पढ़ना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, आगे जो पढ़ेंगे हम यही पढ़ने वाले संकर लवण के यौगिकों के प्रकार को। ठीक है, संकर यौगिकों के प्रकार को पढ़ना है। किसके आधार पे? अस्थायित्व के आधार पे। किसके आधार पे? अस्थायित्व के आधार पे पढ़ना है। तो चलो लिख लेते हैं भाई, लिख लेना। संकर यौगिकों के प्रकार। संकर यौगिकों के प्रकार। संकर यौगिकों के प्रकार तो लिखना भाई, अस्थायित्व के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर के आधार पर क्या होता है भाई? संकर लवण लवण दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं भाई? दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से भाई? दो प्रकार से होते हैं। बात समझ में आई? कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन होते हैं भाई? देख लेना। एक तो होता है अपना, क्या होता है भाई? पूर्ण जटिल यौगिक। क्या होता है? इसे जटिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल भी ना, हाँ एक और नाम इसका है जटिल कहते हैं, या फिर पूर्ण संकर यौगिक कहेंगे, एक आंशिक आंशिक संकर लवण कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में? क्या कहते हैं? एक को पूर्ण पूर्ण संकर लवण, या इसी को कहते हैं जटिल जटिल लवण, लवण या यौगिक कह लो। ठीक है, बात समझ में आई? क्या कहते हैं? पूर्ण संकर लवण या पूर्ण जटिल यौगिक कहते हैं। यौगिक कह लो, लवण कह लो, की बात है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा क्या होता है? बस आंशिक हो जाता है। क्या होता है? आंशिक आंशिक जटिल जटिल यौगिक।
आंशिक जटिल यौगिक कहते हैं। इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है पूर्ण का मतलब कि जो पूर्ण रूप से टूटे ना अपने आयन में, ठीक है, यानी कि वो आयनों में ना टूटता, सिर्फ वो जैसे गया वैसे ही बना रहे। जैसे फेरोसाइनाइड है, इसके बाद टूटेगा नहीं, यानी कि जो FeCN6 है 4- वो दोबारा टूटेगा नहीं। यदि टूटेगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में, इतना कम टूटेगा, इतना कम, जबरदस्ती हम करें भी तो इतना कम टूटेगा, इतना कम टूटेगा कि हमें परीक्षण ही नहीं कर पाएंगे कि उसमें Fe और Cn अपन अलग अलग आयनों में टूटा हुआ है। बात समझ में? इसका मतलब वो इतने कम आयन में बनेंगे कि आप परीक्षण नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये जनरली रूप से कहेंगे, ये नहीं कह सकते भाई टूटा नहीं है, टूटेगा, बहुत ही कम रूप से टूटेगा, तो इतना कम टूटेगा कि हम परीक्षण भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे कि वो क्या है, पूर्ण रूप से टूटा नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से बना हुआ अपने आयनों में, ठीक है, जिस रूप में है वो उसी रूप में बना हुआ है, ठीक है। आंशिक का मतलब होता है वो फिर से टूट जाते हैं, क्या करते हैं, फिर से टूट जाते हैं, ठीक है। बात समझो, कुछ होते हैं संकर यौगिक भी होते हैं, दिखाते हैं संकर यौगिक है, लेकिन क्या करते हैं, वो थोड़ी जबरदस्ती करने के बाद अपने आयन में फिर से टूट जाएंगे। क्या करेंगे, फिर से आयन में टूट जाएंगे, आयनिक स्फीयर जो होता है वो फिर से टूट जाता है, तो दिक्कत कर जाता है। बातें समझ में? तो पहला लिख लेना, उसी को पहला लिख लेना, पहला लिख लेना भाई, पूर्ण संकर यौगिक क्या होता है भाई, क्या होता है, तो लिखना, तो क्या करोगे भाई, क्या लिखोगे, जो पूर्ण रूप से अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, वे संकर यौगिक जो पूर्ण रूप से पर्याप्त अस्थायी होते हैं या पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं, ठीक है। बात समझ भाई, लिखोगे वह संकर यौगिक जो पूर्ण या इसको पर्याप्त रूप से लिखो, रूप से अस्थाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पर्याप्त रूप से अस्थाई होते हैं। बात समझ में आई? इसी जगह कोई दिक्कत नहीं, चलो। पूर्ण रूप पर्याप्त रूप से क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, अर्थात अपने संकर आयन में बने रहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संकर आयन में बने रहते हैं। बस बात को समझ लेना। जैसे मेरे पास वही फिर से K2 K4 FeCN6, इसको क्या करोगे, जल में घोलोगे तो क्या बनेगा भाई, 4K+ और FeCN6, ये बनेगा +4, ठीक है। ये सॉरी माइनस है, -4, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आयन है फिर से टूटना चाहिए। क्या होगा भाई, टूटना चाहिए, तो टूटना चाहिए यानी वियोजित होना चाहिए। तो ये वियोजित हो गया, देखो क्या बन सकता है, बनने को तो ये बन सकता है, बनने को तो ये बन सकता है भाई, ये हुआ -4, क्या हुआ, -4, ये टूटेगा, क्या टूटेगा, किसमें बनेगा भाई, Fe+2 और प्लस में Cn- बनेगा। क्या बनेगा भाई, Cn- बनना चाहिए, ठीक है। इतना तो बनना चाहिए था, ठीक है, 6 लगा देना, आगे 6 लगा देना, टूटेगा, ठीक है। इतना तो बनना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, बनता तो जरूर है, ये तो बनता जरूर है। मैंने कहा था संकर यौगिक का मतलब ये टूटना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब समझो टूटता बहुत ही कम मात्रा में, इक्का दुक्का टूटता है। जैसे हजारों अणु हैं, हजारों अणु हैं, तो उसमें से 1-2 टूट जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा भाई कि लाखों करोड़ों अणु है, उसमें से 2-3-4-10 टूट गए तो क्या पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यानी लिखेंगे ये आंशिक रूप से या दुर्बल रूप से, दुर्बल वियोजित, क्या होते हैं, दुर्बल वियोजित, यानी कि बहुत ही कम टूटते हैं। क्या कहते हैं, बहुत ही कम टूटते हैं, इतना कम टूटते हैं कि हम परीक्षण भी नहीं कर पाते। क्या करते हैं भाई, यानी कि हम कह सकते हैं इनका परीक्षण संभव नहीं है। तो लिख लेना, इनका, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाना, इसी के नीचे लिखना। तो मैं बोल देता हूँ, लिख लेना, लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, जो ये Fe+2 Fe+2 और +6 Cn को मैंने दुर्बल वियोजित लिखा हुआ, उसी के नीचे, जस्ट उसी के नीचे लिखना, इनके आयनों का परीक्षण संभव नहीं है, इनके आयनों का परीक्षण संभव
नहीं है, ये बातें लिख लेना। क्या करना भाई, ये बातें लिख लेना उसी के नीचे से, ठीक है। बात समझ में आई ना। इनका यानी कि इनके आयनों का परीक्षक संभव नहीं, उसी का जस्ट उल्टा जो होगा वो आंशिक जटिल यौगिक होगा। क्या होगा भाई, आंशिक जटिल यौगिक होगा। बस उसी को बात करते भाई, उसी को आगे से बात करते हैं, उन्हीं को लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना। बस ये पड़ गया मेरा हेडिंग। अब इन्हीं को शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। इसी को करते हैं क्या, लिखना। समझ गया ना क्या करना है। इसका मतलब वो क्या होगा भाई, पर्याप्त रूप से टूट जाएगा अपने आयनों में, संकर आयन जो है वो भी टूट जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो क्या लिखोगे भाई इसके बारे में, लिखोगे कि क्या होता है भाई, वे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, संकर आयन आसानी कम अस्थायी होते हैं। क्या कहते हैं, संकर आयन कम अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो लिखोगे, हेडिंग डाल लेना भाई, क्या डालोगे, आंशिक संकर यौगिक, ठीक है। तो लिखना, वे संकर यौगिक जिसमें जिसमें संकर आयन कम अस्थाई होता है। क्या होता है, कम अस्थाई होता है। क्या होता है भाई, कम अस्थाई होता है। कम अस्थाई होने का मतलब क्या है भाई, थोड़ा कम अस्थाई होगा तो वो टूट सकता है। यानी कि जैसे लिख लो भाई, जैसे कैडमियम हो गया। क्या होगा भाई, कैडमियम हुआ कि पोटेशियम कैडमियम साइनाइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम कैडमियम साइनाइड होगा। तो इसको घोलते हैं, क्या करते हैं भाई, इनको घोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम K2CD क्या हुआ भाई, CN4 हुआ। क्या हुआ, CN4 हुआ। इसको क्या करते हैं, हम घोलते हैं। जैसे जल में घोलते क्या बनना चाहिए भाई, 2K+ बनेगा, प्लस क्या बनेगा, बड़े वाले कोष्टक में CdCN4 क्या बनेगा, 2-, यानी कि यहाँ पे जितने प्लस बने आयन उतने ही माइनस आयन बनेंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं संकर आयन। क्या कहते हैं भाई, संकर आयन कहते हैं, ठीक है। ये जो बड़े वाले कोष्टक में होता है उसे हम संकर आयन कहते हैं। ये संकर आयन धनात्मक भी हो सकते हैं, ये संकर आयन धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और आपका उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। बातें समझे, क्या हुआ हो सकता है भाई, उदासीन भी हो सकता है। इसका मतलब समझना, कैडमियम के साथ जो ये बड़े वाले कोष्टक में लिखा हुआ है उसी को हम संकर आयन कहते हैं। ये इसके ऊपर धनात्मक ऋणात्मक लगा तो ऋणात्मक आयन होगा, यदि धनात्मक लगा तो धनात्मक आयन होगा, और कुछ कोई आयन नहीं आ पाएगा तो उसे उदासीन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई ना। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें बोला गया ये जो संकर आयन है ये कम अस्थायी होता है। क्या होता है भाई, कम अस्थायी होता है। कम अस्थायी होने का मतलब क्या है, फिर से वो कैडमियम जो है, कैडमियम टेट्रासाइनाइड जो है, -2 आयन कैडमियम टेट्रा साइनाइड जो है -2 आयन में है, ये क्या करेगा, फिर से टूटेगा। किसमें टूटेगा भाई, किसमें टूटेगा, कैडमियम+2 में टूटेगा। किसमें, कैडमियम+2 में, और Cn-1 में टूटेगा। क्या होगा, Cn-1 में -4 जाएगा, ठीक है। बात समझिए। नहीं तोड़ने आ रहा है, नहीं तोड़ने आ रहा है तो मतलब समझ जाओ कैसे तोड़ा जाता है। ये कैडमियम+2 मैंने कैसे लिखा वो समझ जाओ। क्या होगा भाई, कैडमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, क्या होगा, कैडमियम का मान लो कितना x है, कितने कैडमियम 1 है, तो प्लस में हो जाएगा, 1 गुणा कर दो कोई फर्क नहीं, 1 हो जाएगा। एक साइनाइड का -1 गुणे कितना हो जाएगा, 4, बराबर कितने आयन दिख रहे हैं, -2, 2 हो गया। x बराबर क्या होगा, -4, सॉरी x -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या होगा, +4 -2 बराबर +2 हो जाएगा। क्या होगा भाई, +2। देखो वही तो आया हुआ, कैडमियम+2 में आया हुआ, ठीक है। बात समझ में आई ना, कैडमियम+2 में आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या होते हैं, इनके आयन पर्याप्त रूप से वियोजित होते हैं। क्या होते हैं, पर्याप्त रूप से, तो लिखना, पर्याप्त रूप से वियोजित। क्या होते हैं, पर्याप्त रूप से वियोजित, यानी कि ये पर्याप्त रूप से मतलब इतने हो जाते हैं कि परीक्षण दे लेते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण दे लेते हो। तो नीचे से लिखना, इनके इनके आयनों का परीक्षण हो सकता है।
इतने दे देते हैं, ये इतने दे देते हैं कि इनके आयनों का परीक्षण हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इनके आयनों का परीक्षण हम कर सकते हैं, इतना ये आयन बना देते हैं। क्या करते हैं भाई? इतने आयन ये बना लेते हैं। बातें समझ में आई ना? बातें समझ में आई ना? तो ये चीजें थी भाई, ये सारी चीजें थी इनके आंशिक संकर यौगिक के बारे में। किसके बारे में? संकर यौगिक के बारे में। यानी पूर्ण रूप से होगा, यदि वो पूर्ण संकर यौगिक होगा तो इसका मतलब ये आयन क्या होंगे? पर्याप्त रूप से नहीं, यानी कि दुर्बल वियोजित होंगे। क्या होंगे? दुर्बल वियोजित होंगे। और पूर्ण रूप से यानी कि आयन का क्या होगा भाई? यानी कि उनका परीक्षण नहीं हो सकता। उसी के आधार पर बोला गया, अस्थायित्व के आधार पर। बात समझ में आई? चलते भाई इसको रफ करते हैं। छोटे छोटे जो शब्द हैं, क्या है भाई? शब्दावली है, छोटे छोटे शब्द हैं। जैसे केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है, और लिगेंड क्या होते हैं, आपके आयनिक स्फीयर क्या होते हैं, वो सारी चीजें थोड़े से हम समझ लेते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सी आसानी होगी। इनको क्या होगी भाई? थोड़ी सी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलते, ये समझ में आया ना? चीजें समझ में आ गई भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इनके छोटे छोटे शब्दावली जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको समझते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, बात समझ में आई ना? वो क्या चीजें हैं, थोड़े से उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई ना? तो लिख लेना भाई, संकर यौगिकों में या फिर छोटे शब्दावलियों को समझना है। जो भी हेडिंग जैसे भी डालना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, हेडिंग नहीं है, मैं छोटी छोटी हेडिंग लिखवाऊंगा, शब्द लिखवाऊंगा, उन्हीं को समझना है। क्या करना भाई? उन्हीं को समझना है। बातें समझ में आ गई भाई? बातें समझ में आ गई हैं आपको? ठीक है, अब लिख लीजिए उपसहसयोजी यौगिक या जटिल यौगिक या संकर यौगिक, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आसानी लिखता हूं। संकर यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड जो है ना, उपसहसयोजी यौगिक से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्या भाई? आपका जो कंटेंट है या फिर पहला जो शब्द है उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु या धातु, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय परमाणु धातु, धातु परमाणु भी कह सकते हैं या परमाणु कह सकते हैं या परमाणु धातु कह सकते हो, वो सारी चीजें एक ही बात है। ठीक है, तो जैसा कहना चाहो वो कह सकते हो आप। ठीक है, तो समझना क्या होता है भाई? क्या होता है तो समझना, पहली बात समझ जाओ क्या होता है। जिसको लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, जिसको लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको देता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं भाई? जिसको लिगेंड देता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, जो भी कहना चाहो। ठीक है, केंद्रीय परमाणु धातु, ऐसे लिख लो, इसको ज्यादा बेहतर होगा। केंद्रीय धातु परमाणु, या उसी को केंद्रीय परमाणु भी कह सकते हो आप। सिंपल से लुईस स्ट्रक्चर पढ़ते तो उसमें केंद्रीय परमाणु से कहते थे। ठीक है, यहाँ पर धातु है तो धातु लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाना, आपको मत लगाना। ठीक है, या सिर्फ परमाणु लगाना, परमाणु लगाना, सिर्फ धातु लगाना तो सिर्फ धातु लगाना। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसका कंफ्यूजन मत पालना भाई। ठीक है, अब चलते भाई, ये क्या चीज होती है तो समझ जाना इधर। यदि देखो मेटल्स, कोई मेरे पास जैसे यही चीज थी, K2CdCN4, यही था। अब इसमें देखो, ये इसको किसी ने लिगेंड ने किसी ने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ, ये क्या करेगा? इस पूरे लिगेंड से, यानी कि ये पूरे का पूरे स्फीयर से लेगा। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं भाई? कोऑर्डिनेशन, अभी आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि संकर संकर परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संकर, हिंदी में कहते हैं संकर परिसर। ठीक है, और इसे कहते हैं आयनिक परिसर। क्या कहते हैं? आयनिक परिसर।
अभी आगे आएगा, ठीक है, अभी आगे आएगा। ये इसे कहते हैं आयनिक परिसर, इसे क्या कहते हैं, संकर परिसर कहते हैं। अब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कोई, तो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, एक लिगेंड होता है और एक आपका लिगेंड भी होता है उसी के अंदर क्या होता है आपका केंद्रीय परमाणु, यानी कि लिगेंड। ये क्या है, यहाँ पर लिगेंड कौन है भाई, इसमें पूरे में लिगेंड कौन है, CN लिगेंड है आपका, ये क्या भाई लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है, ये लिगेंड है। तो ये किसको दिया हुआ, CN जो है लिगेंड है, वो किसको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया हुआ, इसको दिया हुआ है या इसको दिया हुआ है, एक बात बताना। इसमें दो ही लोग तो धातु हैं, एक कैडमियम है एक पोटेशियम है ठीक है, तो ये पोटेशियम को दिया हुआ है या फिर आपको कैडमियम को दिया हुआ है। तो ये कैडमियम से जुड़ा हुआ है ना, कैडमियम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कैडमियम को दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कैडमियम जो आपका है वो केंद्रीय परमाणु है। क्या भाई, केंद्रीय परमाणु है। बातें समझ में आई। इसका मतलब कहने का कि क्या किसी भी संकर यौगिक का वह धातु, क्या लिखेंगे, किसी भी केंद्रीय पर सॉरी किसी भी संकर यौगिक का वह धातु जिसमें क्या होता है, जो किसी भी लिगेंड से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बात समझ में आई, सिंपल सी छोटी सी बात है, तो समझ लेना। तो लिखना भाई, वह किसी भी संकर यौगिक का वह धातु जो किसी लिगेंड से या फिर किसी यौगिक से, क्या कह सकते हैं, किसी अन्य, ऐसे लिखो। अभी लिगेंड नहीं पता तो लिगेंड का शब्द इस्तेमाल नहीं करते, कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। किसी अन्य यौगिक आयन समूह परमाणु, कोई भी हो सकता है परमाणु, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो केंद्रीय समूह भी हो सकता है, कोई आयन ही हो सकता है, यौगिक हो सकता है, और आपका यौगिक होगा। तो यौगिक ना करके आप यहाँ पे अणु शब्द इस्तेमाल करो, क्या करो, अणु शब्द इस्तेमाल करो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। यौगिक ना करके अणु शब्द इस्तेमाल करो, यानी अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, समूह हो सकता है, परमाणु हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो। यानी लिखोगे किसी भी अन्य अणु, आयन, समूह, परमाणु से एक से अधिक, ऐसे लिखो, कम से कम एक या एक से अधिक, क्या होता है, एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कह सकते हैं लिगेंड से, ठीक है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उस धातु को क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बात समझ में, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ये बातें तो समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं कहूँ एक यौगिक लिख देता हूँ, जैसे ये यौगिक लिख देता हूँ, बोलता हूँ भाई, जैसे मैं बोलूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या बोलूँगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरोसाइनाइड है में फेरो यानी Fe, क्या होता है भाई, Fe आयरन जो होता है, आयरन क्या है यहाँ पर, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। क्या भाई, केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन है भाई, Fe है। क्या Fe, में इसको रेड इस पे दिखा देता हूँ, ये पहचान होगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cn क्या है, लिगेंड है, ये लिगेंड है या कोई धातु है, कोई समूह है, अणु हो सकता है, ये मैंने कहा था ना, कोई समूह हो सकता है, आयन हो सकता है, समूह आयन हो सकते हैं, ठीक है, या परमाणु हो सकता है या फिर अणु हो सकता है। क्या करे, इसको अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो, वही क्या कहलाएगा, जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं भाई, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना इनके बारे में, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। तो लिखना भाई, संकर यौगिक का केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल होता है। क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। आपने एक बात पढ़ी होगी भाई, आपने एक बात पढ़ी होगी, क्या बात पढ़ी थी, आपने एक बात बड़े अच्छे से पढ़ी थी कि जब कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। जब आपने 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 और क्षार की परिभाषा पढ़ी होगी, आपने क्षार के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ये पढ़ाया होगा भाई, बताया होगा कि जब कोई भी यौगिक क्या करता, कोई भी तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, जो ग्रहण करने वाला उसे क्या कहते हैं भाई, जब लोन पेयर को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसे कहते हैं लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, देता है, उसे क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस क्षार। जैसे आपने पढ़ा था, एक एग्जांपल पढ़ा था, यानी कि अमोनिया क्या भाई, NH3 आपका, आप कहते हो ना ये क्षार है, क्या है, क्षार, क्यों, कि ये लोन पेयर देता है, उसी के साथ BF3 है, क्या है भाई, BF3 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, यानी कि ये क्या हुआ, लुईस अम्ल हुआ, ये लुईस क्षार हुआ। बातें समझ में आई, बातें समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो रहा है, ये दे रहा है और ये ले रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लेने, इलेक्ट्रॉन युग्म को लेने वाला है, यानी कि लुईस क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। बातें समझ में क्या हुआ भाई, लुईस अम्ल हुआ। मैं इसको समझाऊंगा किस तरीके से लेगा, जब मैं इसकी बॉन्डिंग दिखाऊंगा। इसके अंदर बॉन्डिंग भी देखनी भाई, कैसे बना ये, ठीक है, संकट पढ़ेंगे इसका, तो इसमें बॉन्डिंग भी देखेंगे कि कैसे ये बना, वहीं पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनके अंदर ये लुईस अम्ल हो रहा है। ठीक है, आपने लुईस अम्ल कैसे बोला, कैसे समझा, इस तरीके से समझते रहो, सिर्फ इस तरीके से मोटी माटा चीजें समझते रहो, लेकिन मैं वहां पे जब दिखाऊंगा बॉन्डिंग, तो वहां पे फिर से समझाऊंगा, इसको फिर से बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, कहाँ कहाँ आके देता है, किस किस कक्षक में देता है, ये बातें समझ में आई, किस किस ऑर्बिटल में आके अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को भर देता है, वहां से वो सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो इसे कहते हैं भाई केंद्रीय धातु परमाणु। बात समझ में आई। अब कहते हैं इसको रफ। फिर बात करते हैं भाई उपसंयोजक या संकर परिसर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, संकर परिसर की बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना। क्या करते हैं भाई, संकर परिसर की बात करते हैं कि ये क्या चीज होती है। वैसे आप तो समझ गए हो संकर परिसर क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए भाई, बातें समझ में आई ना। तो किस तरीके से बोला गया कि यानी कि हमें पढ़ना है ये चीज। ठीक है, अब परिसर के बारे में पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, परिसर। एक होता है उपसंयोजी परिसर या संकर परिसर होता है, एक होता है आयनिक परिसर। ठीक है, बात समझ में। जो सामान्य रूप से आयन बना, एक बार समझना, यहीं पे समझ जाओ आप, सामान्य रूप से मैं लिख दूंगा। ठीक है, बात समझ में। जो सामान्य रूप से आयन बना है उसे क्या कहते हैं भाई, हम क्या कहते हैं, आपको कहते हैं उसका आयनिक परिसर। ठीक है, बातें समझ। और जो संकर आयन बना है, क्या बना है, संकर आयन, मैंने बताया ना था, ये संकर आयन होता है। क्या होता है, ये संकर आयन होता है, ये वाला संकर आयन बना है, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर संकर स्फीयर, संकर परिसर बोलते हैं। बातें समझ में आई। या फिर आयन भी बोल सकते हो, संकर परिसर भी बोल सकते हो, आयन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब संकर परिसर क्या होता है, ऐसे समझना हो तो ज्यादा समझ में आ सकता है कि केंद्रीय परमाणु से, किसी भी केंद्रीय परमाणु से क्या होगा, जिस केंद्रीय किसी भी धातु से क्या होता है, जिससे लिगेंड जुड़ा हो, वो पूरा का पूरा परिसर क्या होता है, जिसकी ज्यामिति हो, क्या हो, जिसकी ज्यामिति होती हो। क्योंकि ये देखो, इनकी ज्यामिति नहीं होती है, इन दोनों की ज्यामिति अलग अलग नहीं होती, सिर्फ इसी की ज्यामिति होती है। एक बात समझ लेना, ज्यामिति जो निकालोगे ना, संरचना बताओगे जब ना, इसी का बता सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। आप जानते हो, कभी भी किसी भी परमाणु की जो संरचना बताई जाती है, आप जो संकरण लगा के बताते हो संरचना, वो सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजी बंध वाले की बताई जाती है। किसकी बताई जाती है भाई, सहसंयोजी बंध वाले की बताई जाती है। ठीक है, बातें समझ में आई ना, सहसंयोजी बंध वाले की बताई जाती है। लेकिन आयनिक वाले की आप कभी नहीं बताते। क्या कहते हो भाई, आयनिक वाले की कभी नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि आयनिक वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है भाई, नॉन डायरेक्शनल चीजें होती हैं, नॉन डायरेक्शनल। और ये वाली चीजें जो होती है वो डायरेक्शनल होती है। क्या होती है भाई, डायरेक्शनल होती है।
ठीक है, ये चीजें होती है जो डायरेक्शनल होती है, ये वाली चीजें जो आयनिक वाली होती है, जो आयन से मिलके बनता है, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल। जो इनके अंदर होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक होता है। क्या होता है? उपसहसंयोजी यौगिक। और उपसहसंयोजी यौगिक में जानते हो या फिर उपसहसंयोजी बंध में जानते हो क्या होता है भाई? उपसहसंयोजी बंध में जो उपसहसंयोजी बंध होता है वो दो प्रकार से मिलके बनता है। एक तो बनता है क्या? आयनिक, इनके नेचर अंदर नेचर होता है आयनिक का भी, और इसी के अंदर नेचर होता है क्या? सहसंयोजी का भी नेचर होता है। क्या होता है भाई? सहसंयोजी का भी नेचर होता है। दोनों प्रकार के बंद होते हैं, आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंद होते हैं। बातें समझ में आई? इसी वजह से ये डायरेक्शनल भी होते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं। तो डायरेक्शनल वाले होंगे वो संरचना बताएंगे। क्या करेंगे? संरचना बताएंगे, यानी इनकी संरचना सिर्फ इन्हीं की संरचना बता सकते हो, इनकी संरचना नहीं बता सकते ये किस तरीके से जुड़े हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से आते हैं। क्या करते हैं? हर तरफ से आता है। ठीक है, एक आयन दूसरे आयन से जुड़ने के लिए किसी भी तरफ से आ सकता है, उसके लिए कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, उसके लिए कोई डायरेक्शन मायने नहीं रख सकती। जैसे ये Na+ है, अब क्लोरीन को आना है। क्या करना है भाई? क्लोरीन को इसके पास आना है चिपकने के लिए। एक भाई समझ जाओ, एक तरीके से लड़का है भाई, लड़की को आके एक लड़की है, लड़के को चिपकना चाहती है। क्या करती है भाई? ये मान के चलो मेरे पास लड़की है भाई, ठीक है, ये क्या है? अपना लड़का है। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये लड़का है बेचारा, ये इसके साथ चिपकना चाहता है। एक लड़का चाहता है मैं गले लगा लूं जाके, फुल टू फुल मैं हक कर लूं, ठीक है, लेकिन हक नहीं कर पाएगा भाई, हक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर सकता है भाई, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। इनका नेचर ऐसे इतने तेज आकर्षण बल होते हैं ना, किसी भी डायरेक्शन में जाके कर सकते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में जा जाओ, किसी भी, इधर से भी आ सकता है। ये देखो, ये लड़की बैठी हुई भाई, अब ये बैठा हुआ लड़का कहीं से इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से इधर से कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी जा सकता है। ये समझो, चारों तरफ से। तो इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कोई आने का तरीका ही नहीं, किधर से भी आ जाओ भाई। वो किधर से भी आ रहा है भाई, हक कर ले रहा है, तुरंत झप्पी उपी दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ये हाइड्रोजन है, H2O है, ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर सहसंयोजी बंध होते हैं। क्या होते हैं भाई? सहसंयोजी, यानी कि जो ये ऑक्सीजन है, इनका ये जो ऑर्बिटल होगा, इनका जो ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन जो होगा इधर से आएगा, इधर से आएगा, यानी किसी न किसी डायरेक्शन में आएगा। क्या होगा? इसका ऑर्बिटल एक डायरेक्शन में होगा। क्या होता है? इनका जो ऑर्बिटल होता है वो किसी न किसी डायरेक्शन में बैठा होगा। ठीक है, बात समझे? किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। और इनमें क्या होता है? इनका भी हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो भी किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। वो दोनों डायरेक्शन में होंगे तो फटाक फटाक क्या करेंगे? फटाक फटाक किसी न किसी डायरेक्शन में। और ऑर्बिटल जो आते हैं वो किसी न किसी डायरेक्शन में होते हैं। यदि वो डायरेक्शन में है तो वो किसी न किसी डायरेक्शन से ही आएंगे। तो हम जनरली माना जाता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा तो बताया गया होगा भाई, जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो किसी न किसी आपका, जैसे जेड एक्सिस से आ गए, कभी एक्स एक्सिस से मंगा लिया आपने, कभी आपने वाई एक्सिस से मंगा लिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग हो सकती है, वो डिपेंड करे किस सब पे आप लेके आ रहे हो, यानी किसी न किसी डायरेक्शन से ही लेके आओगे, किसी न किसी एक्सिस से लेके आओगे। लेकिन इनमें कोई एक्सिस होता ही नहीं है, इनमें कोई ऑर्बिटल नाम की कोई चीजें नहीं होती है। ऑर्बिटल तो होते हैं लेकिन ऑर्बिटल से लेना देना आयनिक बंध का कोई लेना देना नहीं होता। यदि ऑर्बिटल का कोई लेना देना है नहीं तो भाई कहीं से भी आओ तुम। एक अरे यार क्या है, फोर्स तो ही लगाना है, झप्पी तो देना है, किधर से भी झप्पी दो यार। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि इसी डायरेक्शन में खड़े होकर तभी हम झप्पी ले ले भाई, हम तो इधर भी खड़े होकर ले सकते थे, इधर भी खड़े होकर ले सकते हैं, ऐसे ऐसे कहीं भी खड़े हो सकते ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, वो तो डिपेंड करे कंडीशन के ऊपर, कैसा कंडीशन है। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से इनके में संरचना नहीं होती है, यानी संरचना नहीं, यानी संक्रमण का विविटी कोई लागू होती नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई संरचना बताएंगे नहीं। जो संरचना बतानी होती है हमें सिर्फ सहसंयोजी बंध वाले बनानी है। यदि इनके अंदर है तो ये देखो प्लस चार्ज है, ये पूरा पूरा माइनस, तो इनसे और इनका जुड़ाव जो है उनकी संरचना तो बताएंगे नहीं। हम किसकी संरचना बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ इसकी बताएंगे। बात समझ में आई ना? सिर्फ उसी की बताएंगे और किसी को बताएंगे है ही नहीं। बात समझ में? चलो भाई, अब इसी को कहते हैं हम क्या? उपसहसंयोजी परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी परिसर, या को संकर आयन भी कह सकते हो, इसी को संकर आयन भी कह सकते हो, या उपसहसंयोजी आयन भी कह सकते हो, या आयन या परिसर एक ही बात है। बात समझ में? परिसर का मतलब वो घर की बात कर रहे, तो ये वाला घर जो है इसका ये क्या होगा भाई? उपसहसंयोजी होगा। और ये वाला जो है वो सामान्य है, क्या है? सिंपल सा आयन है, तो उसे बोलेंगे आयनिक परिसर। क्या बोलेंगे? आयनिक परिसर। बातें खत्म। लिगेंड तो मैंने पहले ही बता दिया, जिसके पास लोन पेयर होते हैं और जो डोनेट करता हो, लोन पेयर क्या करता हो? डोनेट करता हो,
ठीक है, जिसके पास एबिलिटी हो लोन पे डोनेट करने की, वो क्या कहलाता है भाई, लिगेंड कहलाता है। बस यही पढ़ना है, बस लिगेंड का टाइप पढ़ना है, फटाक से मैं बताऊंगा लिगेंड किस तरीके से बांटे गए हैं, 2-3 तरीके से बांटे गए हैं, ठीक है। धन आवेश के आधार पर बांटेंगे तो 3 तरीके से, और आपका दाता के आधार पर यानी लोन पेयर के आधार पर बांटेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके से। उसमें चिलेटिंग वोटिंग आएगी, जैसे किलेटिंग कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो सारी चीजें आएगी, तो मैं वहां पे सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बातें समझ में आई ना? तो चलते हैं भाई, यहीं पे आपको समाप्त करते हैं, छोड़ के चलते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो लेके आएंगे इनकी और भी डिटेल, इनसे और इंटरेस्टिंग, ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपका इंट्रेंस एग्जाम का भी क्वेश्चन यहीं पे मार जाओगे, यहीं पे मारते रहोगे, ठीक है। बात समझ में आई ना? तो क्या करेंगे भाई, फटाफट क्या करना, इंटरेस्टिंग चैप्टर जितना आगे बढ़ेगा उतना मजा आता रहेगा चैप्टर में, ठीक है। ना विश्वास हो तो देख लेना आगे वाले में आके, ठीक है। बातें समझ में आई? चलो भाई यहाँ पे करते हैं, आपको छोड़ के चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भाई करते रहो, क्योंकि कमेंट करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। बात समझो? हाँ, लाइव कमेंट नहीं, आप लोग थोड़ा नॉर्मल कमेंट करो, क्योंकि मैं आराम से देखता हूँ, मैं पहले बताऊँ, मैं आराम से देखता हूँ, तो वो वाले कमेंट करो, मैं उसको देखूंगा, आपके जो भी इशूज रहेंगे या फिर जो भी डाउट आएंगे वहाँ पे मैं देख लूंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।